हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी आईडी के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है नीरज जी ने। आइए आगे की स्टोरी को ठीक वैसे जानते हैं जैसे कि उन्होंने मुझे बताई है। ये घटना लॉकडाउन के समय के बाद की है। उस समय मन काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल में रहता था। तभी मैंने सोचा कि अपनी इस घटना को एक डायरी में लिखता हूँ, और ये डायरी मैं आज आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ये लॉकडाउन काफ़ी लंबा था। आज लॉकडाउन के बाद पहला दिन था। मैं जल्दी में उठा और फ़ौरन अपनी गाड़ी लेकर अपने दोस्त माइकल के घर गया। वो मेरे सबसे खास दोस्तों में से एक था। बाकी दिनों की तरह ही आज भी वो सुस्त सा बिस्तर पर लेटा था। नींद में बात करने की उसकी पुरानी आदत अभी भी वैसे ही थी। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वो नींद में ही चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं अपना क्लब नहीं बेचूंगा। अरे नहीं, उसके पास कोई क्लब नहीं था। ये तो उसके अजीब अजीब सपने थे। कभी कभी तो खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति समझ लेता था। खैर, थोड़ी मशक्कत के बाद मैंने उसे उठाया। आप सोच रहे होंगे मशक्कत कैसी? अरे, माइकल को उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम है। खैर, आज बड़े दिन बाद माइकल से मिलकर बहुत अच्छा लगा। माइकल पहले से ही काफ़ी मोटा था और अब तो इस किताब को काफ़ी बढ़ा चुका था वो। माइकल ने बताया कि ऐसे घर पर बंद रहते रहते वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। मैं अपने समूह का इकलौता व्यक्ति था जिसके सुझाव हमेशा से ही मुसीबत खड़ी कर देने वाले थे। फिर भी मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। ऐसा पहली बार हुआ था कि माइकल को मेरी बात बिना किसी शिकायत के पसंद आई थी। ठीक है, उसने कहा कि रोजी और बाकी लोगों से पूछा जाए। उसने कहा कि उन सब की राय लेना भी ज़रूरी है। अरे हाँ, मैं आपको हमारे समूह के बारे में बताना तो भूल ही गया लगता है। मैं इकलौता ही था जो पोपट की तरह जिंदगी बिता रहा था, बिना किसी जीवन साथी के। कभी कभी लगता था शादी.com मेरे लिए ही बनाई गई हो। मेरे अलावा माइकल और रोजी के बारे में आप जान ही गए हो। इन दोनों के अलावा जॉन और उसकी फ्रेंड जिया हमारे समूह का दूसरा सबसे खुश जोड़ा था। दूसरा सबसे खास जोड़ा, क्योंकि शेन और उसकी फ्रेंड मरिया, इन दोनों की आपस में बनती तो थी, लेकिन उनका झगड़ा किसी धारावाहिक शो से कम नहीं था। सबसे पहले जॉन को संपर्क किया गया। हमें पता था कि पहली बार में वो जवाब दे ये काफ़ी हद तक संभव नहीं। पक्का वो अपने फार्म हाउस में घुड़सवारी का आनंद ले रहा होगा। 5वीं बार हम सफल रहे। उसने जवाब देने की कृपा करी। वो कुछ पल तक सोचने के बाद राजी हो गया। अब सिर्फ शेन को पूछना बाकी था। हम अटपटे सवालों के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि शेन शराब बहुत पीता था। जैसे ही इसने रिसीवर उठाया, उठाते ही कहने लगा, बेवकूफ़, हमें अपनी रियासत की चाबी पहुंचाने में इतनी देर करता है। जॉन ने भी बेवकूफ़ी भरे जवाब से शुरुआत करी और कहने लगा, सर गलती हो गई। दरअसल वो चाबी आपकी शर्ट में ही रह गई थी। शेन बौखलाते हुए उठा और शर्ट की तरफ जाने लगा तो मेज से टकरा गया। उधर से उसका टकराना और दूसरी तरफ से मारिया भाभी की आवाज़। बस यही वो टीवी शो था जो शायद सब चैनल वाले नहीं दिखा पाए। अरे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए होता है, जैसे कि हम। खैर, आज बस रेडियो पर ही सुन पा रहे थे। मारिया भाभी चिल्ला कर कह रही थी कि उसके मायके से आए मेज में शेन ने जानबूझकर टक्कर मारी है। खैर, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। शेन नींद से उठ गया। उसने रिसीवर उठाया और थोड़ी देर में वो राज़ी भी हो गया। हमने प्लान तो बना लिया था, लेकिन जाना कहाँ है ये डिसाइड नहीं हुआ था। इसके लिए एक बैठक करने का निर्णय लिया। शनिवार की शाम को सब लोग मेरे घर पर इकट्ठे हो गए। गर्मी का मौसम था और शाम के 7:30 बज रहे थे। सूर्य लगभग अस्त हो गया था। हल्की हल्की लालिमा
उस शाम को बहुत मनोरम बना रही थी। पार्क में लगी लाइट जलाई गई। उसके बाद तो वहाँ का नज़ारा देखने योग्य था। प्रेमी जोड़ों के लिए वो जगह स्वर्ग से कम नहीं थी। मेरे लिए बुरी नहीं थी। मैंने लूसिया को ड्रिंक्स के लिए आवाज़ लगाई। सबके ड्रिंक्स पीने के बाद आगे की प्लानिंग के लिए दोबारा विचार मग्न हो गए। दरअसल जॉन चाहता था कि किसी रोमांटिक जगह जैसे इटली, शिमला का प्लान बनाया जाए, लेकिन मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। शायद कारण मुझे बताना ना पड़े। माइकल बहुमत के साथ जाने को तैयार था। शेन ने भी मेरा समर्थन करना अच्छा समझा क्योंकि उसकी ज़िंदगी में रोमांस लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन किस हद तक हो चुका था ये तब पता चला जब उसने कहा कि भानगढ़ जाना चाहिए, वो काफ़ी अच्छी जगह है। उस समय जॉन का चेहरा देखने योग्य था। एक ही समय में डर और हंसी दोनों पहली बार महसूस करी मैंने। खैर, हंसी का रेशियो बहुत कम था, लेकिन हमें आश्चर्य तब हुआ जब माइकल ने कहा कि मैं तैयार हूँ। सच में इस लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने भी बहुमत के साथ जाना बेहतर समझा। जॉन को ना चाह कर ही मुझे मानना पड़ा। आखिरकार हमने तय किया कि 11 नवंबर को हम लोग भानगढ़ के लिए निकलेंगे। शेन हमारा मार्गदर्शक होने वाला था और उसकी एक झलक तब देखने को मिली जब उसने कहा कि टूर के लिए ज़रूरी खरीदारी कर लेना। जॉन ने मेरे कान में कहा, जैसे क्रॉस वाले लॉकेट बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद हम चले गए। लूसिया मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, सुना है वहाँ जो गया है वापस नहीं आया। आग में घी किसे कहते हैं आज पता चला। मैंने कहा, लूसिया यार देखो, डराओ मत। नहीं आओ तो तुम यहाँ पर रह लेना, पर अभी के लिए शांत रहो। आखिरकार वो दिन आ ही गया, 11 नवंबर। बनाए गए प्लान के अनुसार सब लोग ठीक शाम 7 बजे मेरे घर पर जमा हुए। रोजी, माइकल, जॉन, जिया, शेन और मारिया सब आ गए थे। प्लान के मुताबिक हम कार से जाने वाले थे। दिल्ली से भानगढ़ लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। हमारा इरादा था कि रात 9 बजे के आसपास हम चलेंगे और सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि कार से लगभग पौने 7 घंटे का रास्ता था। मैंने गाड़ी निकाली और गाड़ी की थोड़ी सी सफाई करी, फिर सबका सामान पीछे गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। फिर हमने एक एक कप कॉफ़ी पी, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से। ये शांति तूफान के आने के पहले की थी। ठीक रात 10 बजे हम कार लेकर निकल गए। कोई भी गाड़ी चलाने को तैयार ही नहीं था, मैं भी नहीं। दरअसल मैं कुछ देर सोना चाहता था। आखिरकार शेन को बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया। यहाँ से हमें गुरुग्राम के राजीव चौक वाली मस्जिद के पास से होते हुए निमराना की तरफ निकलना था। गुरुग्राम की दूरी लगभग 42 किलोमीटर थी, तो शेन पहले ही कह दिया था कि इससे आगे मैं गाड़ी नहीं चलाने वाला। शेन गाड़ी चला रहा था और माइकल बगल वाली सीट पर बैठा था। रोजी, जिया और मारिया बीच वाली सीट पर थे। मैं और जॉन सबसे पीछे वाली सीट पर सो रहे थे। अरे हाँ भाई, जाग ही रहे थे, क्योंकि हमसे आगे वाली सीट पर तो बॉलीवुड के बोरिंग सीरियल्स का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था। हालांकि हमारी रुचि नहीं थी ये जानने की कि रसोड़े में कौन था, पर फिर आगे वाली सीट से बार बार रासीबेन का नाम बताया जा रहा था, तो मुझे सिलेबस के बाहर की चीज़ें भी याद करनी पड़ी। प्लान के मुताबिक हम सुबह 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाने वाले थे और 8 बजे भानगढ़ में प्रवेश करने वाले थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ, हमने चाय पीने के लिए एक ढाबे पर कार रोकी और जैसे ही हमने कार स्टार्ट करी, कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद कार जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी। इंजन भी आवाज़ कर रहा था। किसी तरह हम पास ही के एक गांव में पहुंचे। शायद रेसर नाम था गांव का। उस समय वहां कोई गैरेज नहीं था, एक छोटी सी दुकान थी कार ठीक करने वाले की। उसने बताया कि कार की क्लच ठीक होनी है। हमने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो उसने कहा कि अभी तो शहर से जाकर लाना पड़ेगा। वहां से नज़दीक शहर रामगढ़ था, जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा कि आप तब तक यहीं रुक जाओ, अभी 4-5 घंटे लगेंगे, क्योंकि इतनी दूर से लेकर आने में 2.5-3 घंटे लग जाएंगे और फिर 1-1.5 घंटा फिट करने में भी लगेगा। और भी 2-4 छोटी सी कमियां थी, वो भी ठीक करनी होंगी। हमें मजबूरी में रुकना ही पड़ा। हमने वहीं खाना खाया और वहीं गांव में घूमने निकल गए।
गांव सच में देखने लायक था। वहां एक जगह पर स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य किया जा रहा था और वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। लगभग 12:30 का समय हो गया था। उसके बाद वापस हम गाड़ी के पास आए तब वो ठीक हो चुकी थी। 1 बजे के आसपास हम उस जगह से वापस चलने लगे। अगर सही से देखा जाए तो वहां से किले की दूरी लगभग 2 घंटे की थी। हमने होटल में रूम वगैरह भी लेना था, तो पहले भानगढ़ में ही स्थित होटल राज रिजॉर्ट में हमने 4 रूम बुक कर लिए। वहाँ थोड़ी आराम करने के बाद हमने सोचा कि अब भानगढ़ के लिए निकला जाए। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का समय था और हम लोगों में से कोई नहीं जानता था कि वहाँ 6 बजे के बाद जाना मना है। खुद आइडिया देने वाले शेन को भी नहीं। वो बहुत ही बोरिंग किस्म का व्यक्ति था। उसे बस भूतिया फिल्में देखना और सोना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। सोना तो उसकी ज़िंदगी में से भाभी के आने के बाद लगभग ख़त्म ही हो गया था। बस भूतिया फिल्में ही बाकी थी। लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि अब हमारे साथ भी कुछ फिल्मी हरकतें होने वाली हैं। जब हम वहाँ जा रहे थे तो हमने देखा कि रास्ता सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में हम किले के सामने पहुंच गए। बस हम ही थे और कोई भी नहीं। उसे देखते हुए मैंने कहा, चल भाई ये तो बंद हो गया, कल आते हैं। हाँ सही कह रहा है, माइकल बोला। पागल हो गए हो यार, इतनी दूर आकर वापस थोड़ी ना जाएंगे, शेन ने कहा। इस पॉइंट पर मेरे दिमाग में जो भी गालियां थी मैं उसे मन में सुनाए जा रहा था। अरे भाई 1.5 किलोमीटर ही तो आए हैं। होटल पास में ही तो है शेन, मारिया बोलती है। पहली बार मारिया भाभी मुझे समझदार लगी। तुम पागल हो क्या, भूत जगह में घूमने का मजा रात में ही आता है, शेन ने बोला। भाई माना कि किला है, लेकिन ये थोड़ी ना कि रात में फतह करना है, दिन में देखते हैं, मैंने बोला। ना भाई सोच, जब सुबह लोग यहाँ आएंगे और हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे बहादुरों की तरह, सब लोग हमें देख रहे होंगे। बट यहाँ पे तो ताला लग रहा है। अरे भाई दीवार छोटी सी तो है, चले जाएंगे कूद कर। देख मैं अपने साथ रस्सी कुदाल सब लेकर आया हूँ, चिंता मत कर। भाई भूत अंदर, पागल हो गया क्या तू? हाँ शेन, इतनी भी क्या जल्दी है, कल आ जाएंगे, जिया कहती है। जेम्स तू पागल हो गया, भूत कुछ नहीं होते, तुझे पता नहीं साइंस क्या कहती है। भाई वो जो भी कहती है कल देख लेंगे ना। भाई मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, वैसे भी भूत एक वहम है। हमारे भाई क्या पता होते हो, और वैसे भी ये तो किला है, यहाँ भूत भी राजा महाराजा के मिलेंगे, साले क्या पता क्या सजा सुना दे। जाओ 5 साल कोठरी में, नाम सुन के ही डर लगता है भाई। भाई नहीं होता कुछ, इतना क्यों डर रहा है? डर नहीं रहा हूँ भाई, और मेरी अंदर ही अंदर फट रही थी। उस टाइम जॉन या माइकल में से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। मैं भी कब तक अपने स्वाभिमान की बलि देता। भाभीियों के सामने इतना डर दिखाना किसी कायरता का प्रदर्शन होता। तभी शेन ने कोई मानचित्र निकाला और हमें समझाने लगा। साला आत्महत्या करने की तैयारी घर से करके आया था, लेकिन हमें क्यों बर्बाद कर रहा था ये नहीं पता। अंततः निर्णय कर लिया गया कि किले का भ्रमण रात को किया जाएगा। इस समय हम किले के सामने थे और शेन अपने मानचित्र से सबको समझा रहा था। मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था जब सामने और डरावने लोग खड़े होंगे तो मानचित्र किसी कोने में पड़े होंगे। लोहे के गेट के ऊपर से ही जाया जा सकता था, क्योंकि बाजू वाली दीवार बहुत बड़ी थी। शेन के अनुसार सब लोग गेट के ऊपर से बारी बारी जाने लगे और सब लोग अंदर बारी बारी जा रहे थे। मुझे सबसे बाद में जाना था, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। जब मैं गेट के ऊपर चढ़ने लगा तभी मुझे लगा कि कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। वो कोई 40-50 साल का बूढ़ा आदमी था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बेटा मत जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी कह दिया, हाँ तो चाचा उसे समझाओ ना, मेरी क्यों टांग खींच रहा है। बेटा तू मुझे समझदार लगता है। पहली बार किसी ने मुझे समझदार कहा था। मन तो कर रहा था कि नीचे जाकर चाचा को गले लगा लूं और कहूं तुम बड़ा मस्त काम करता है, पर मेरे हाथ दर्द हो रहे थे तो मैंने निर्णय त्याग दिया। अंततः हम किले की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर ही किला था। प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर महल का प्रवेश द्वार था।
जो बाजार से होते हुए जाता है। अभी हम जहाँ खड़े थे वहाँ बस वीरान छोटे खंडर थे। फोन की बैटरी भी 30-35 थी। कब धोखा दे जाए कुछ नहीं पता। ऊपर से काली सुनसान रात, चांद भी शायद छुट्टी पर था। यहाँ से हम बाजार की तरफ चले। चतुर्भुज के आकार में छोटी छोटी खंडर वाली दुकानें दिख रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे एक मीठा मीठा सा डर भी बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। मैं भागकर बीच में आ गया। जब हम दाईं तरफ देख रहे थे तभी सामने से कोई बाईं तरफ से आया। हमें से कोई भी उस चीज को देख नहीं पाया, पर मारिया भाभी जो कि शायद सामने देख रही थी उसने उन्हें देख लिया था। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने एकदम से कहा, चलो ना वापस चलते हैं। लेकिन ना, शेन तो जैसे कफन बांधकर चल पड़ा था। मुझे भी बार बार कुछ असहज स्थिति का आभास हो रहा था, लाइक कोई बार बार मुझे देख रहा हो किसी अनजान से कोने से। लेकिन शेन की जिद के आगे हम सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे बाजार से होकर हम किले के महल के द्वार तक पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर शेन को लगी प्यास। बिल्कुल वहीं पर था पीपल का पेड़, जिसके नीचे एक नलका लगा था शायद। शेन ने कहा, तुम जब तक चलो मैं पानी पी कर आया। और हम चलने लगे। थोड़ी दूर जाके देखा शेन तो पीछे आ ही नहीं रहा। हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इंतजार कर लिया जाए, लेकिन जब वो 5 मिनट तक भी नहीं आया तो हम सब बहुत डर गए। हम उसे देखने वापस गए, लेकिन वो वहां पे नहीं था। उसका वहां पे ना होना किसी अनहोनी का संकेत सा था। अब हम सब फंस गए थे, वापस भी नहीं जा सकते थे उसे छोड़कर। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने कोशिश की क्यों ना उसे आवाज लगाकर देखी जाए, कहीं यहीं आसपास हो। लेकिन आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मेरी आवाज वीरान खंडर में गूंज उठी, और आवाज का यूं गूंजना सच में डरावना था। हम सब कुछ देर के लिए वहीं बैठ गए। सब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद हमने निश्चय किया कि हम 2 समूह में बंटकर शेन को ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। अगर हम में से किसी समूह को शेन मिल भी गया तो दूसरे को पता कैसे चलेगा, क्योंकि वहां पर तो किसी भी तरह का कोई नेटवर्क था ही नहीं। हमने निश्चय किया कि मिले या ना मिले, हम सब 3 घंटे के बाद यहीं मिलेंगे। ये उपाय सबसे अच्छा था। मेरे साथ मारिया भाभी थी और दूसरे ग्रुप में माइकल, जॉन और उनकी पत्नी। सच पूछो तो मारिया भाभी के साथ जाने से ज्यादा कंफर्टेबल मैं अकेला महसूस करता, क्योंकि उनकी बकबक सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पर उनको अकेला कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए ग्रुप में रखना ही पड़ा। प्लान के मुताबिक हमको बाहर वाले क्षेत्र में शेन को ढूंढना था और जॉन को अंदर की तरफ। तो हम लोग निकल पड़े शेन को ढूंढने। 5 मिनट बाद भाभी जी शुरू हो गई। उनकी बातों से कतई नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने पति के खो जाने का अफसोस भी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जताना चाह रही हूँ कि पति ही तो गुम होते रहते हैं, बल्कि पति तो बने ही गुम होने के लिए हैं। आज मैं शेन की तकलीफों को बराबर समझ रहा था। आखिर भाभी से चुप होने की आस छोड़कर मैंने उसी वातावरण से समझौता करना बेहतर समझा। अब हम वापस उसी बाजार में से जा रहे थे जिसमें से आते वक्त गुजर रहे थे। मैं कुछ दूर ही चला था कि पीछे से भाभी की आवाज आना बंद हो गई। मुझे एकदम से खुशी सी हुई कि शायद भाभी ने मौन व्रत धारण कर लिया हो। लेकिन जब काफी दूर चलने पर भी आवाज नहीं आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखना सही समझा। लेकिन ये बेहतर नहीं था, क्योंकि शायद भाभी भी भैया की राहों पर चल चुकी थी। पीछे से भाभी गायब थी और मेरे पैरों के नीचे से जमीन। वहीं उन चारों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो अंदर ढूंढने चले गए थे, पर खतरा वहां भी कम नहीं था। इधर मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जब वहां भी शेन नहीं मिला तो वापस अंदर की तरफ ढूंढने का निश्चय किया। लेकिन जब वापस आया तो क्या देखता हूँ, सब कुछ एकदम बदल सा चुका था। जो बाजार आते वक्त बस एक खंडर लग रहा था, वो अब एक सजा सवारा बाजार लग रहा था। लोग सामान ले रहे थे, दुकानदार जोर जोर से बोली लगाकर सामान बेच रहे थे। वापस लौट जाना दोस्तों के बिना अच्छा नहीं होता। इस डर की हालत में एकमात्र सहारा सिगरेट ही थी। सोचा जान जाएगी तो जाएगी, 2 पल के लिए खुशी तो आएगी। मैंने सिगरेट जलाई और पीने लगा, लेकिन क्या देखता हूँ,
एक 50-55 साल का बुजुर्ग मेरी तरफ ही भागता हुआ आ रहा था। उसने आते ही कहा, बेटा आपको इस गांव में पहले नहीं देखा। अब उससे कैसे कहूँ कि हमने आज तक ये गांव ही नहीं देखा। खैर डर पर काबू पाते हुए मैंने कहा, मैं नया हूँ काका, घूमने आया था। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? मैंने बिना देरी किए काका को सिगरेट पकड़ाई। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये तुम किससे बात कर रहे हो? ये आवाज़ शेन की थी। मैं पीछे मुड़ा तो शेन खड़ा था। काका से? मैंने कहा। शेन ने कहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और मैंने मुड़कर देखा तो सिगरेट नीचे पड़ी थी। तो क्या था ये, मेरा वहम? मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या सोच रहे हो? चलो, शेन ने बोला। हाँ हाँ चल भाई, आओ तुम्हें बाजार दिखाता हूँ। यहाँ बहुत रौनक है, और यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। बाजार में लोग कौन है? क्या मतलब कोई नहीं रहता? पागल हो गया क्या तू? शेन की आंखें एकदम से लाल सी हो गई थी। ये शेन तो नहीं हो सकता। जैसे ही हम बाजार पहुंचे, वहां बहुत लोग थे। कोई सामान ले रहा था तो कोई निहार रहा था। बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीजें कारीगरी द्वारा बनाई गई थी। लेकिन बड़ी अजीब चीज ये लगी कि शेन दुकानदार और वहां के लोगों से ऐसे बात कर रहा था जैसे सभी से वो परिचित हो। क्या सोचता रहता है? थोड़ा सामान वगैरह खरीद, त्योहार आने वाला है, शेन बोला। कौन सा त्योहार भाई? दिवाली तो मनाकर ही आए थे ना। लेकिन दिवाली तो अगले सप्ताह है ना, शेन ने कहा। भाई पागल हो गया क्या तू? कौन मैं? तू पागल हो गया है। मुझे तो लगता है तेरी अक्ल भैंस चराने गई है। शेन की आंखें फिर से लाल हो गई थी। अब ऐसा देखकर सामने वाले की तो फटेगी ना। अब मैं क्या बोलता इस पर। मैंने देखा कि शेन की गुस्सैल आंखें लगातार मुझे देख रही थी, और एक पल के लिए मानो मैं उसकी आंखों में खोया सा जा रहा था। सब कुछ मानो आसपास बदलने सा लगा हो, और आसपास की दुनिया एकदम से पलटने से लगी थी। ऐसा लग रहा था वक्त मेरी आंखों के सामने से भूतकाल में जा रहा हो। सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था, और मैं तो मानो उड़ने सा लगा था। एकदम से मुझे होश आया तो मैंने खुद को जिस हालत में पाया उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने देखा कि मैं उसी वक्त में था जब हम सबका ग्रुप इस बारे में प्लान कर रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सभी लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी मेरे सामने से शेन ने मुझे एक बहुत ही भयानक मुस्कान देते हुए कहा, हम लोगों को भानगढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। हम बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। लिली अपने घर में सबसे बड़ी थी और सभी बच्चों में से सबसे समझदार भी। छोटों का ख्याल रखना, माँ बाप का आदर करना तथा और भी बहुत सारे अच्छे गुण लिली के अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। ये बात उस दिन की है जब लिली के घर में उसके छोटे भाई मनोज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। घर में पार्टी का माहौल था, मेहमानों का आना जाना जारी था। ऐसे मम्मी ने किचन से लिली को आवाज लगाई और बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। लिली तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ गई और शीशे में अपने बालों को कंघी करने लगी। अचानक से लिली को याद आता है कि वो कामों में इतने व्यस्त थी कि अपने भाई के लिए गिफ्ट लेना भूल गई। उसने कहा ठीक है, बाजार से सामान लाते टाइम ही वो अपने भाई के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट ले लेगी। ये सोचते हुए वो घर से बाहर निकलती है और बाजार की तरफ बढ़ती है। काफी समय हो गया था बाजार में सामान लेते हुए। लिली अपने भाई के लिए एक सुंदर सा सॉफ्ट टॉय लेना चाहती थी, पर वो किसी भी दुकान पर उसे नहीं मिली। तभी पीछे से एक आदमी उससे कुछ कहता है, क्या ढूंढ रही हो? क्या चाहिए? मुझे बताओ। लिली डर जाती है और दबते हुए सर में कहती है, नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उस घर का सामान लेने के लिए निकली हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। वो आगे बढ़ जाती है और सॉफ्ट टॉय की दुकान ढूंढने लगती है। काफी मशक्कत के बाद उसे एक दुकान मिलती है। वहां ढेर सारे सॉफ्ट टॉय बिखरे पड़े थे, मानो अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आए हों। सामान अभी ठीक से लगा भी नहीं था कि लिली ने पूछा, कोई अंदर है? मुझे टॉय लेना है, कृपया बाहर आइए। लिली ने इतना कहा ही था कि अचानक से एक पतला दुबला सा आदमी दुकान के अंदर से बाहर निकला और कहता है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना अगर तुम्हें कुछ चाहिए। सामने एक दरवाजा था
जो कि खुला हुआ था। उसमें सारे खिलौने अच्छे से लगाए हुए थे। लिली ने कहा, मैं जाकर अंदर से खिलौना ले लेती हूँ, आप उसका दाम कर दीजिएगा। कहते हुए वो दौड़कर अंदर चली गई और खिलौना चूज करने लगी। उसे एक प्यारी सी बिल्ली पसंद आती है और उसे लेकर वो बाहर आती है। दुकानदार उस वक्त वहां पे नहीं था। उसने बहुत बार आवाज लगाई, फिर भी कोई नहीं आया। हिम्मत करके वो दुकान के पिछले हिस्से में जा पहुंची, जो काफी अंदर की तरफ था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सा ख्याल मन में आने लगा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो कहीं और ही आ गई हो। चारों तरफ सन्नाटा था और हर एक कदम पर एक घर, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। लिली हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी, तभी पीछे से शायद किसी के कदमों की आहट से सुनाई पड़ी। उसने पलटकर जब देखा तो एक लंबा सा आदमी हाथ में ढेर सारे गुब्बारे लिए एक अजीब सी डरावनी मुस्कान दिए खड़ा था। गुब्बारे चाहिए? उसकी मुस्कान को देखकर लिली बहुत तेज दौड़ी। बजाय दरवाजे के बढ़ने की तरफ वो सीधा उस बस्ती की तरफ दौड़ चली। लिली काफी डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक झोपड़े के दरवाजे को खटखटाया और मदद के लिए आवाज लगाई। सामने से एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला और उसे अंदर की तरफ बुलाया। वो उनके साथ उनके कमरे में चली गई और अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने लिली के सर को सहलाते हुए कहा कि तुम एक गलत जगह पर आ गई हो। वहां कोई दुकान नहीं थी, तुमने कुछ भी नहीं लिया। वो सब एक भ्रम था, एक आंखों का धोखा, एक मायाजाल। लिली ने डरते स्वर में कहा, अम्मा तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले उस जगह एक भीषण आग लग गई थी। सारी दुकानें और ही बहुत सारी छोटी छोटी दुकान आग की चपेट में आ गई थी। बहुतों की मृत्यु इस आग में जलकर हो गई थी। ये सुनते के साथ ही लिली के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। लिली ने बताया कि इसके छोटे भाई का जन्मदिन है और वह यहाँ पर इस हाल में आ पहुंची है। मुझे घर जाना है, कृपया मेरी मदद करें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें घर जाने का रास्ता बतला दूंगी, पर तुम्हें एक काम करना होगा बाहर निकलकर। पास ही के इलाके में त्रिदेव रहता है, जो दिन रात अपनी माँ को लेकर चिंतित रहता है। तुम उसे कहना कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, खुश है और मुक्त है। लिली इतनी घबराई हुई थी कि उसे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे बाहर निकलने का रास्ता बताया, जो कि एक बरगद का पेड़ से था। वो पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि इसकी लताएं कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी। यह उन्हें देख पाना मुश्किल हो रहा था। उसने हिम्मत करके अपने कदम बढ़ाए और उस घने पेड़ के आगे चलती गई। चलते चलते उसे एक रोशनी सी दिखाई पड़ी और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ी चली। जैसे कुछ बिजली सी चमक गई और उसने अपने आप को ठीक बाजार के पिछले हिस्से में पाया, जहाँ बहुत ही चहल पहल थी और मिठाई की दुकानें दिख रही थी। फूल पौधे, तरह तरह के व्यंजन सभी लगे हुए थे। उसे तो मानो एक नया जन्म मिल गया हो। उसने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाया, पर तभी उसे उस वृद्ध महिला का ख्याल आया जिन्होंने अपने लड़के के लिए कुछ कहा था। वो रास्ते में चलने लगी और किसी से पूछा, क्या आप त्रिदेव जी का घर जानते हैं? एक सज्जन ने उसे उनके घर का पता बता दिया, जो पास ही में था। लिली ने उनके घर में जाकर सारी बात बताई और सारी बात सुनते के संग ही वो फूट फूट कर रोने लगे और अपनी माँ को याद करने लगे। लिली ने पूछा, आपकी माँ आपके साथ क्यों नहीं रहती? वो उस पुराने वीरान झोपड़े में अकेले क्यों रहती हैं? उनकी माँ को मरे हुए पूरे 6 साल बीत चुके थे। वो उस भीषण आग में जलकर मर चुकी थी। वो मेरे लिए कुछ सामान लाने बाजार गई थी। इस सुनते के साथ ही लिली के शरीर को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे एक पल के लिए चारों तरफ अंधेरा सा दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि इतनी देर से वो जिनसे बात कर रही थी वो एक मरी हुई इंसान थी। ये सब सोचते हुए, कपकपाते हुए वो अपने घर की तरफ लौट चलती है। घर में काफी शोर शराबे का माहौल था। ढेरों बच्चे आए थे, आस पड़ोस के लोग, अंकल आंटी, उनके बच्चे और लिली के फ्रेंड्स और उसके पापा के दोस्त भी। घर में तेज म्यूजिक बज रहा था, सभी उस पर डांस कर रहे थे। लिली की माँ ने उसे देखकर सवाल किया कि इतनी देर तक वो कहाँ थी? हम तुम्हारा वेट कर रहे थे काफी देर तक केक काटने के लिए। मेहमान आ गए थे और देखते ही देखते पार्टी खत्म हो गई थी और केक भी कट गया था। सारे लोग खाना खाकर जा चुके थे। लिली अपने कमरे में लेटी सोच रही थी
फिर क्या मैं किसी भूतों की बस्ती में जा पहुंची थी। उसने अपने परिवार में किसी को भी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कोई उसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं करेगा। साथ ही साथ उसे ये सब एक भ्रम लग रहा था, एक सोच। शायद ये सब सच नहीं था। आखिर ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ था? क्या ये जो उसके साथ हुआ था वो किसी और के साथ भी हुआ होगा? क्या हर रोज उसी वक्त वो दुकान खुली रहती है? यह सोचते सोचते बिना सोए ही दिल्ली की वो रात बीत गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानियाँ कैसी लगती हैं और आपको आगे किस तरह की कहानियाँ चाहिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।